हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। आज हम पीजीटी इकोनॉमिक्स सन 2000 के क्वेश्चन पेपर का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले दोनों पार्ट को यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी अच्छे से होती रहे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में हमने 50 तक कंप्लीट करवा दिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आय की असमानता दूर करने में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पहला ऑप्शन है बड़े उद्योग, दूसरा है निजी क्षेत्र, तीसरा है मध्यम उद्योग और चौथा है लघु एवं कुटीर उद्योग। तो जो आय की असमानता है उसको दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लघु एवं कुटीर उद्योग की ही रहती है, चूँकि ये लेबर इंटेंसिव उद्योग है और ये रूरल एरिया में आसानी से लगाए जा सकते हैं, जिससे कि रूरल लोगों की भी जो ज़िंदगी है और जो लाइफ स्टाइल है उनमें चेंज आ सकते हैं। इसीलिए ये लघु एवं कुटीर उद्योग आय की असमानता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है? पूर्ण प्रतियोगिता मतलब परफेक्ट कंपटीशन की बात की जा रही है। तो इसमें बताना है कि जो परफेक्ट कंपटीशन प्राइस होता है वो कौन डिटरमाइन करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रतिनिधि फर्म, दूसरा है उद्योग, तीसरा है साम्य फर्म और चौथा है सरकार। तो जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो प्राइस होती है वो इंडस्ट्री द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उद्योग। मतलब इंडस्ट्री द्वारा प्राइस निर्धारित की जाती है और जो फर्में होती हैं वो उस प्राइस को एक्सेप्ट करती हैं। तो मतलब हो गया कि फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन में वो जो है प्राइस टेकर होती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए कि फर्म वहाँ पे प्राइस टेकर होती है, वो कीमत को डिसाइड नहीं करती है। कीमत जो है इंडस्ट्री डिसाइड करती है और जो कीमत इंडस्ट्री डिसाइड करती है उसी पे सभी फर्में अपना जो आउटपुट रहता है उसको सेल करती है। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, उद्योग। इंडस्ट्री जो होती है यही परफेक्ट कंपटीशन में कीमत को निश्चित करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी थी? मतलब इक्विलिब्रियम फर्म की बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन दिया है पीगू, दूसरा है मार्शल, तीसरा है रिकार्डो और चौथा है जेएस मिल। तो जो आपका इक्विलिब्रियम फर्म है इसकी अवधारणा पीगू ने दिया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। आपके पीजीटी इकोनॉमिक्स में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो कि सिर्फ फैक्ट वाले रहते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन पीगू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी की बात की जा रही है। तो इसमें बताना है कि क्या कौन से कथन है जो गलत है फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड। तो पहला दिया है राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण तथा ऋण प्रबंधन से है। तीसरा है राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। और चौथा ऑप्शन है राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो उसमें बताया था कि फिजिकल पॉलिसी में जो आता है आपका टैक्स आ जाएगा। ठीक है, टैक्स पॉलिसी आ जाएगी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी आ जाएगी जो गवर्नमेंट की होती है, और आपका डेप्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है वो सब आते हैं। तो टैक्स, एक्सपेंडिचर, डेप्ट, ये जितनी भी चीज़ें ये आपका फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड होती हैं। ठीक, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन दिया है कर नीति और व्यय नीति, मतलब टैक्स और एक्सपेंडिचर की बात की है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर दूसरा आपका कह रहा है कि सार्वजनिक ऋण की बात की, तो ये भी आपका सही है। फिर तीसरा कह रहा है मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आपका कहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही होगा तो आपका चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा राजकोषीय नीति
विनिमय दर को स्थिर रखती है, ये आपका फिजिकल पॉलिसी में नहीं आएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। भारत की केंद्रीय सरकार को आय किस साधन से प्राप्त नहीं होता है? ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है व्यापार कर, दूसरा है सीमा शुल्क, तीसरा है उत्पाद शुल्क और चौथा है आयकर। तो जो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी आय किस साधन से प्राप्त नहीं, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यापार कर। ठीक है, और ये जो है व्यापार कर होता है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, बाकी तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से किसे भुगतान संतुलन के दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है? दृश्य मद मतलब विजुअल आइटम्स। और अगर आप लोगों को पिछला वीडियो ध्यान से देखे हो तो उसमें हमने बताया था कि इन विजुअल आइटम्स की बात की गई थी और इसमें आपको विजुअल आइटम्स बताने हैं। ठीक है, तो इन विजुअल आइटम्स में हमने बताया था कि जो जहाज रानी की सेवाएं होती हैं, बीमा होती हैं और विदेशों से जो भी संप्रेषण होता है वो सब आपका, या पर्यटन होगा, ये सब आपका इन विजुअल आइटम्स में आते हैं। तो इसमें आपको विजुअल बताएं तो विजुअल में आपका जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो गुड्स का होता है, जो फिजिकल गुड्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा विजुअल आइटम्स में आ जाएंगे, यानी कि दृश्य मदों में आ जाएंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वस्तुओं के निर्यात से आय। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विजुअल आइटम्स या दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन किसी देश की व्यापार शर्तों को प्रभावित नहीं करता है? व्यापार शर्तों मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड को इफेक्ट नहीं करता, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया आपका प्रशुल्क मतलब टैरिफ, दूसरा है अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन, और तीसरा है अधिमूल्यन यानी कि रिवैल्यूएशन, और चौथा है स्थिर विनिमय दर मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो इसमें बताया टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित नहीं करता। तो जो आपका टैरिफ होता है, ठीक है, प्रशुल्क टैरिफ होता है कि ये आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित करता है। अगर आप मान लिया आप टैरिफ लगाते हैं तो जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं उनकी प्राइस बढ़ जाती है, जिससे टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज हो जाता है। फिर आपका होता है अवमूल्यन। अवमूल्यन में क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ करेंसी होती है किसी कंट्री की, वो उसकी जो किसी कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू कम कर दी जाती है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपका अवमूल्यन होता है। और अधिमूल्यन में इसके जस्ट अपोजिट होता है कि उसकी जो करेंसी की वैल्यू होती है उसे बढ़ा दी जाती है। तो करेंसी की वैल्यू को यदि बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो भी आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड रहेगा वो चेंज हो जाता है। फिर आपका लास्ट ऑप्शन दिया स्थिर विनिमय दर मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जब आपका एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा तो वो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्थिर विनिमय दर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 में कहा गया शिशु का पालन करो, बालक की रक्षा करो और युवक को स्वतंत्र छोड़ दो। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने इस कथन को व्यक्त किया था? तो पहला है R.M. मस्ग्रेव, दूसरा है वान मेरिंग, तीसरा एच डाल्टन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि पीजीटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पिछले वीडियो में। तो जितने भी इस तरह के स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट हो गया, फिर कौन सी थ्योरी किसने दी थी और किस सन में दी थी, ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम के टाइम में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसमें आपका है स्टेटमेंट दिया है तो बताना है ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो स्टेटमेंट में कहा कि शिशु का पालन करो, बालक की रक्षा करो और युवक को स्वतंत्र छोड़ दो। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये कहा था। तो पहला मस्ग्रेव, दूसरा है वान मेरिंग, तीसरा एच डाल्टन, चौथा है कोई नहीं। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये आपका फेडरिक लिस्ट का है। ठीक है, फेडरिक लिस्ट, ये आपका फेडरिक लिस्ट ने दिया था। और अगर आपसे पूछता है कि ये स्टेटमेंट किस संदर्भ में दिया गया था तो ये आपका हो जाएगा कि ये संरक्षण के संदर्भ में दिया गया था। संरक्षण के संदर्भ में ये दिया गया। संरक्षण मतलब जैसे कोई नई इंडस्ट्री लगती है तो उसको उसके संरक्षण से रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया गया था कि उसको गवर्नमेंट को उस नई इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करनी चाहिए जो फॉरेन
इंडस्ट्रियाँ होती हैं उसके कंपटीशन से जो नई इंडस्ट्री होती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उस संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिया गया था। और कौन दिया था? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट ने दिया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, फ्रेडरिक लिस्ट ने इसे दिया था, संरक्षण के संदर्भ में दिया था। तो और यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कोई नहीं है क्योंकि फ्रेडरिक लिस्ट इसमें दिया नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। प्राथमिक घाटे में यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज जोड़ दिया जाए तो वह बराबर होगा। तो प्राथमिक घाटा मतलब आपका प्राइमरी डेफिसिट की बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन दिया है राजकोषीय घाटा, दूसरा है बजट घाटा, तीसरा है मौद्रिक घाटा और चौथा है नियोजित घाटा। तो एक फार्मूला होता है आपका, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट निकालने का। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो इसमें क्या, प्राथमिक घाटे में यदि सरकार दिया गया ब्याज जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है अगर ये इधर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, और बचेगा क्या आपका, इधर फिजिकल डेफिसिट बच जाएगा। तो जब इंटरेस्ट पेमेंट को प्राइमरी डेफिसिट में जोड़ दिया जाएगा तो आपका बचेगा फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट को ही हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा। अगर राजकोषीय घाटे में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, और यदि प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को जोड़ देंगे तो आपका फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। शून्य आधारित बजट की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? शून्य आधारित बजट मतलब जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग है। तो इसमें आपका बताना है कि किसने दिया था। तो ये आपका पहला ऑप्शन मस्ग्रेव है, दूसरा कीन्स है, तीसरा पीटर पायर है और चौथा हैसन है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है पीटर पायर ने दिया था, ये 1970 में दिया था। और आपको अगर पूछ ले कि ये भारत में इस प्रणाली को कब अपनाया गया था, तो भारत के लिए हो जाएगा आपका 1986-87। ठीक है, ये आपका इंडिया के संदर्भ में हो जाएगा 86-87 में। और अगर ऐसे ही पूछता है कि किसने दिया था, पीटर पायर ने, और कब दिया था, तो 1970 में दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन वाकर है, मिल है, रिकार्डो है, नाइट है। अब देखिए इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें लगान कहा, तो लगान से बहुत लोग रिकार्डो को मार के आए, लेकिन ये गलत है। ठीक है, यहाँ आपका कहा कि लाभ के लगान सिद्धांत, तो लाभ का जो लगान सिद्धांत था वो वाकर ने दिया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लाभ का लगान सिद्धांत वाकर ने दिया था। अगर पूछ ले लगान सिद्धांत से पूछता है तो वहाँ आपका रिकार्डो आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। पहला है मार्शल, दूसरा है कीन्स, तीसरा है जॉनसन और चौथा है फिशर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने बताया था कि जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है इंटरेस्ट का, वो प्रोफेसर कीन्स के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, कीन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। चैम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर पहला सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो, दूसरा सीमांत आगम उत्पादकता से अधिक हो, तीसरा सीमांत आगम उत्पादकता के बराबर हो, चौथा उपरोक्त सभी संभव है। तो जो श्रम का शोषण होता है मतलब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है, तो वो कब होगा, जब लेबर को उनकी जो उत्पादकता है उसके उसके बराबर उनको वेज रेट ना देके उससे कम वेज रेट दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई लेबर है वो प्रोडक्शन करता है 100 रुपये के बराबर, ठीक, और उनको 100 रुपये ना देकर बल्कि 50 रुपये या 60 रुपये है, तो इसका मतलब है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, मतलब उनकी सीमांत उत्पादकता से कम उन्हें दिया जा रहा है। तो इस केस में उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो जाए। ठीक है, उनकी मजदूरी जो है आगम उत्पादकता से कम हो जाए, तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
64। रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत अर्थात लगान पहला बढ़ जाती है, दूसरा कम हो जाती है, तीसरा शून्य हो जाती है, चौथा समान बना रहता है। तो जो रिकार्डो बताते हैं, रिकार्डो की है लगान थ्योरी है, रेंट थ्योरी, रेंट थ्योरी ये आपका रिकार्डो का है, ठीक है। सिर्फ रेंट थ्योरी अगर पूछ ले, वही अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रॉफिट का अगर रेंट थ्योरी आएगा तो वहाँ पे आपका वाकर हो जाएगा। फिर इसमें कहा कि भूमि की कीमत बढ़ जाएगी तो रेंट क्या होगा, आपका लगान क्या होगा, तो जो कीमत बढ़ने से आपका लगान भी बढ़ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो पहला है उसकी मांग तथा मूल्य घटेगा, दूसरा उसकी मांग तथा मूल्य अप्रभावित रहेगा, तीसरा मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी, चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो साधन की सीमांत उत्पादकता जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसकी मांग तथा मूल्य में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी। सीमांत उत्पादकता बढ़ने से उसकी मांग भी बढ़ेगी और उसके मूल्य में वृद्धि भी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। एक साधन की बाजार मांग पहला व्युत्पन्न मांग होती है, दूसरा उस साधन की कीमत पर ही निर्भर करती है, तीसरा सामान्य मांग होती है और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो साधन की बाजार मतलब फैक्टर की डिमांड होती है, फैक्टर की डिमांड होती है, ये आपका डिराइव्ड डिमांड होती है, डिराइव्ड डिमांड होती है, ठीक है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ कोई वस्तु बनाए जिसमें आपको लेबर लगते हैं, ठीक है, लेबर ज़्यादा लगते हैं। तो अगर उस वस्तु की डिमांड बढ़ती है, ठीक, अगर डिमांड इंक्रीज होगी उस वस्तु की तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु को बनाने के लिए जो लेबर है उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो लेबर जो है आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है। तो जो आपका कमोडिटी है या गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ने से लेबर की डिमांड बढ़ जाती है। मतलब इस कमोडिटी की डिमांड बढ़ने से लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब ये आपका हो गया डिराइव डिमांड, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा डिराइव डिमांड या व्युत्पन्न मांग होती है, जो फैक्टर की मांग होती है वो व्युत्पन्न मांग होती है। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो अमर्त्य सेन को आपका जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो आपका हो जाएगा 1998 में इनको मिला था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसे। 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सा वर्ष आधार वर्ष माना जाता है। तो ये आपका 2000 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम आपका जो भी रहा हो, ये आपका अभी तो मान लीजिए पुराना हो गया, अभी आप करंट डाटा याद कर लीजिए। जो नेशनल इनकम के लिए बेस ईयर माना जाता है वो आपका 2011-12, ठीक है। ये आप लोग डाटा याद कर लीजिए। नेशनल इनकम का बेस ईयर अभी इस समय 2011-12 चल रहा है, ठीक है। ये आपका पुराना हो गया है तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, नया डाटा आपका 2011-12 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में उत्पादन के स्थान पर किसको सम्मिलित किया है, ठीक। तो पहला उपभोग, दूसरा विनिमय, तीसरा वितरण और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप में उपभोग को सम्मिलित किया है, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपभोग को। फिशर ने उपभोग को सम्मिलित किया है, जबकि आपका हो जाएगा मार्शल और पीगू ने, मार्शल और पीगू, मार्शल और पीगू इन दोनों ने आपका उत्पादन को नेशनल इनकम में सम्मिलित किया, ठीक। तो अगर पूछेगा उत्पादन को किसने किया तो मार्शल पीगू हो जाएंगे, और अगर पूछता उपभोग को तो आपका फिशर हो जाएंगे। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, उपभोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य मतलब नेशनल इनकम आपको बताना क्या होता है। तो पहला सरकार की वार्षिक आय से है, दूसरा सरकारी उद्योगों से प्राप्त आय से, तीसरा विभिन्न आयों के योग से और चौथा है बजट के आकलन से। तो जो नेशनल इनकम होता है वो किसी देश की कंट्री में एक साल के भीतर जितने भी
जितने भी सोर्स से इनकम आते हैं उनको काउंट किया था, उनका एक समेशन होता है नेशनल इनकम। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर थर्ड दिया विभिन्न आयों के योग से है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य विभिन्न आयों के योग से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं तो तटस्थता वक्र, पूर्ण प्रतिस्थापन मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, और तटस्थता वक्र मतलब इंडिफरेंस कर्व, ठीक। जब आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहेगा तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व आपका कैसा हो, तो जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है उस केस में आपका इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो हो जाएगा आपका 71 का 3, एक सीधी रेखा होती है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, एक सीधी रेखा। ये इस तरह आपका रहेगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आपका जब भी कहेगा, इंडिफरेंस कर्व पूछेगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में तो आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फिर अगर आपका पूछ ले परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में पूछ लेगा अगर इंडिफरेंस कर्व, तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में आपका इंडिफरेंस कर्व जो था वो आपका एल शेप में हो जाएगा, ये इस तरह समकोण की तरह होगा एल शेप में, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में आपका एल शेप का हो जाएगा, जिसे समकोण भी कहेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो निम्न कोटि मतलब इन्फीरियर गुड्स की बात की जा रही है, इन्फीरियर गुड्स। और जब आपका इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है तो जो डिमांड होती है वो आपकी घट जाती है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन दिया उसका उपयोग घटता है, दूसरा उपयोग स्थिर रहता है, तीसरा उपयोग बढ़ता है, चौथा उपयोग में से कोई नहीं। तो जब आपका इनकम बढ़ेगा डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा मतलब उसका उपयोग घट रहा है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, उसका उपयोग घटता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इस क्षेत्र में फर्म का संतुलन बिंदु किस बिंदु पर होगा। इसमें आपको बताना है कि जो इक्विलिब्रियम है वो किस पॉइंट पे होता है। तो पिछले वीडियो में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बताया था जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है MC इज इक्वल टू MR होती है। तो ठीक है, इस वीडियो में आपका देखें MC और MR कहाँ पे इक्वल हो, तो एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका ये है, ठीक। अब इसमें बताना है कि दो पॉइंट पे तो हो रहे हैं MC इज इक्वल टू MR हो रहा है, लेकिन इन दोनों पॉइंट पे अब हम बताएं कि संतुलन किस बिंदु पे होगा, मतलब इक्विलिब्रियम किस बिंदु पे होगा। तो आपका जो इक्विलिब्रियम का है वो दो कंडीशन होते हैं, पहला तो हो गया आपका MC इज इक्वल टू MR और दूसरा होता है कि MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ठीक है, फ्रॉम बिलो। मतलब MC और MR तो बराबर होने ही चाहिए, ठीक, MC और MR बराबर हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि MC जो है MR को नीचे से कट करे, ठीक, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे आपको देखेंगे इस पॉइंट पे आपका है ये MC ऊपर से कट कर रही है, ठीक, ये ऊपर से कट कर रही है, और इस पॉइंट पे MC जो है ये नीचे से MR को कट रही है, मतलब बिलो से कट कर रही है। तो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो आपका होगा E2 बिंदु पे होगा, इस बिंदु पे आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये है आपका, ये E2 है और ये आपका E1 है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E2 पे हो जाए, E2 आप देख लीजिए कहाँ पे है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है E2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात किया है। तो पीगू ने जैसे तीन तरह के इक्विलिब्रियम की बात की थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात की। तो इसका एग्जांपल आपको बताना है। तो पहला है रखा हुआ अंडा, दूसरा एक सिरे पर टिकाया गया अंडा, तीसरा है भारी पेंदी वाला जहाज और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो आपका पीगू के अनुसार स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो उसका एग्जांपल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, भारी पेंदी वाला जहाज। ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू पीगू। बाकी आपका जो पहला ऑप्शन दिया है रखा हुआ अंडा, ये आपका है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, और ये जो आपका दूसरा है एक सिरे पर टिकाया गया अंडा, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, ठीक है। और भारी पेंदी वाला जहाज आपका ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। तो ये तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल और स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय निम्न में से किस स्रोत से होती है? तो यहाँ आपका बताना है कि जो यूपी गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा किस सोर्स से हो। तो यहाँ आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यापार कर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होती है यूपी गवर्नमेंट को। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, व्यापार कर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।